हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर बता दिए हम, है ना। कल आपकी मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुकी थी बिहार बोर्ड के द्वारा, तो उसी को हम लेकर के आ चुके हैं। तो अभी जो है होम साइंस का मॉडल पेपर हम लेकर के आए हैं। देखिए, होम साइंस का भी पैटर्न वही है जो आपका पिछला साल रहा है। 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 आपको बना करके आना है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बिल्कुल बिना टेंशन लिए आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ जो 70 प्रश्न दिया गया है, 70 में से आपका कितना बनता है, ये आपकी परीक्षा है एक तरह से, है ना। अगर यहाँ 70 में से 30 बन जाता है तो मतलब ये है कि तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर 70 में से अगर 30 नहीं बन रहा है, उससे कम बन रहा है, तो थोड़ा 2 महीने का जो समय है उसको और यूटिलाइज कीजिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। तो होम साइंस से में बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, होम साइंस गृह विज्ञान ऐच्छिक विषय है आपका, ये सब चीज आपको देखना है। ये आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह रहता है। सेक्शन ए के अंतर्गत देखेंगे सबसे पहले हम लोग। तो सेक्शन ए के अंतर्गत सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा है कि शरीर में चयापचय को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि होता है शरीर में, समझ गए। शरीर में थायराइड ग्रंथि इसको कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल यानी पुरुष जनन हार्मोन है और ये वृष्ण में उत्पन्न होता है। वृष्ण आपका पुरुष प्रजनन तंत्र अंग का पार्ट है। शरीर के आकार और वृद्धि को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो शरीर के आकार और वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है, इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी लोक होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो एड्रेनालिन हार्मोन है। एड्रेनालिन हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 46 होती है एक्स वाई क्रोमोसोम की संख्या। अगर जोड़ी में बात करोगे तो 23 होगा। यानी मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी लोक हो जाएगा। पुरुष के प्रजनन अंग हैं, तो पुरुष के, ये देखो लिंग का मतलब क्या हुआ, मेल या फीमेल। लिंग क्या है? मेल या फीमेल, यानी स्त्री या पुरुष को क्या कहते हैं? लिंग कितने प्रकार के? स्त्री, पुरुष और उभयलिंग, 3 प्रकार के होते हैं ना। तो लिंग ये आपके सेक्स पार्ट की नाम नहीं है। तो ये आपका, ये ना ही मेल है ना ही फीमेल है। लिंग का मतलब मेल या पुरुष होता है ना। और वृष्ण जो है ये आपका मेल का यानी पुरुष का मेन पार्ट है आपका प्रजनन अंग का। और अंडकोश स्त्री प्रजनन तंत्र अंग है। तो यहां आपको क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर बी होगा। जो वृष्ण है वो पुरुष के प्रजनन अंग है, ठीक है। अब देखिएगा, भ्रूण का रोपण कहां होता है? गर्भाशय में। यानी भ्रूण जो होता है ये आपकी कहां होती है? गर्भाशय के अंतर्गत होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी लोक होगा। भ्रूण से आपका क्या बनता है? बच्चे का निर्माण होता है। कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है? तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूषित जल से कौन सा बीमारी होती है? देखिए, दूषित जल से सर्दी आपका जो मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है। तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। मधुमेह ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। लेकिन दूषित जल, गंदा जल का सेवन कीजिएगा तो पीलिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग? पीलिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी लोग हो जाएगा। अब देखिएगा, इनमें से कौन सा प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? भस्मीकरण मतलब जला दो प्लास्टिक को, या फिर लैंड फोल्डिंग जमीन में गाड़ दो, या फिर कम उपयोग, या फिर महासागरों में डंपिंग कर दो यानी महासागर में पानी में बहा दो। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? कम इस्तेमाल करो, प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सबसे अच्छा विधि यही है कि प्लास्टिक जो है कम उपयोग होगा तो प्रदूषण कम फैलेगा, समझ गए। नेक्स्ट सवाल है कि स्मोग का कारण क्या है? देखो, अभी जो है ठंडी का टाइम आ गया तो कोहरा जो दिखता है वही है आपका स्मोग। तो धुएं और कोहरा के संयोजन से स्मोग बनता है। धुआं और कोहरा के संयोग से क्या बनता है? स्मोग बनता है। निम्न में से कौन गृह सज्जा का साधन है? घर को सजाने के लिए क्या क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए, पर्दा चाहिए, सजावटी सामान चाहिए, सभी के सभी पढ़ा चुके हैं ये सब चीज, है ना। अगला चलेगा, क्या पूछा है कि खुले में शौच करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर खुले में शौच करते हैं तो बीमारी फैलेगा, भूजल दूषित होगा, उसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण होगा, ये सभी होगा। बच्चा भी इसको टिक लगा देगा। कितना आसान आसान प्रश्न आपको पूछा है। सवाल अगला है, किन रेखाओं में ऊंचाई का आभास होता है ना। जो मोटा व्यक्ति होता नाटा तो उनको खरी रेखा वाला कपड़ा पहनना चाहिए, ये ऐसा खरी रेखा वाला शर्ट उनको पहनना चाहिए, तभी वो क्या लगेगा? लंबा लगेगा, ठीक है। तो खरी रेखा यही होता है
ऊंचाई का आभास। वक्र रेखा जो परी रेखा होती है, परी रेखा वो मोटाई का आभास होता है, समझ गए, यानी चौड़ाई का आभास होता है। तो खरी रेखा ये आपका ऊंचाई का आभास होता है। एक छोटे कमरे को बड़ा दिखाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए? हल्के और तटस्थ रंग का प्रयोग करना चाहिए। एक छोटा कमरा है, उसको अगर बड़ा दिखाना है तो हल्का रंग का और तटस्थ रंग का प्रयोग करना चाहिए। इतना हम लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी लोग हो जाएगा। अब देखिएगा, रंग चक्र पर विपरीत रंगों को क्या कहा जाता है? रंग चक्र की बात करें तो वहां जो विपरीत कलर है तो उसको हम लोग कहते हैं पूरक रंग। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पूरक रंग। ऑप्शन नंबर हमारा सी लोग होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विटामिन सी के घुलनशील हैं, विटामिन के घुलनशील है। देखो विटामिन के, विटामिन ए से लेकर के तक होता है, ए बी सी डी ई के, 6 प्रकार का विटामिन होता है। तो विटामिन बी और सी सिर्फ आपका जल में घुलनशील होता है, बी और सी जल में घुलनशील होता है, बाकी सब विटामिन आपका वसा में घुलनशील होता है। किसमें? वसा में। तो विटामिन के किसमें होगा? वसा में घुलनशील होगा। 6 प्रकार के विटामिन में से मात्र बी और सी जो विटामिन है वो जल में होता है, बाकी सब वसा में घुलनशील होता है। ठीक है। शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका का निर्माण करना, यानी उत्तकों का निर्माण करना। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तकों के समूह से आपका अंग का निर्माण होता है और बहुत सारे अंग मिलकर एक जीव बनता है। ये कोशिका से हमारा उत्तक बना है, उत्तक से ये हाथ बना है, यही सब, ये बहुत सारे उत्तक मिलकर के अलग अलग हाथ नाक कान मुंह बना है, अलग अलग पार्ट से बना है, तब ये शरीर बना है, ये जीव बना है। समझ गए? तो उत्तक, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मतलब कोशिका को किसने बनाया? प्रोटीन ने बनाया। मतलब और प्रोटीन से, मतलब प्रोटीन से क्या बनता है? कोशिका बनता है, कोशिका से उत्तक बनता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन है उसका मुख्य कार्य है शरीर के वृद्धि और विकास करना, यानी ऑप्शन नंबर बी लोग हो जाएगा। उचित पोषण के लिए हमें अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए? केवल फल और सब्जी, केवल दूध और अंडा, केवल मांस में? केवल मतलब सिर्फ और सिर्फ, तो केवल जहां लगेगा तो वो नहीं करना है। तो सभी खाद्य समूहों वाला एक संतुलित आहार, सभी खाद्य समूहों वाला एक संतुलित आहार, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो शरीर में अगर आयरन की कमी होगी, लोहा की कमी होगी, तो कौन सा बीमारी? एनीमिया नामक रोग पकड़ लेगा, यानी लोहे की बीमारी पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी लोग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्न में से किस खाद्य पदार्थों को एफपीओ की आवश्यकता नहीं होती है? एफपीओ की आवश्यकता नहीं है, मतलब एफपीओ फूड वाला, यानी जो सॉरी फ्रूट यानी फल से जितना भी सामान बनता है उसमें एफपीओ लगता है। तो जैम, अचार और सॉस ये एफपीओ लगता है। लेकिन बिस्किट किससे बनता है? ये बनता है गेहूं से, है ना, या फिर मक्का से, या फिर बेसन से आपका बिस्कुट बनता है। तो गेहूं, मक्का, बेसन, ये एगमार्क, ये कृषि क्षेत्र का है, तो इसमें एगमार्क वाला चिन्ह लगेगा, एफपीओ नहीं लगेगा। समझ गए? अगला देखिएगा, ये सब चीज पढ़ा चुके हैं। आईएसआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएसआई चिन्ह जो है, आईएसआई वो आतंकवादी संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए? तो ये जो है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। ये किसी भी सामान की गुणवत्ता को बताता है। जैसे कि आप मोटरसाइकिल लाइएगा या फिर कोई भी सामान XYZ खरीद के लाइएगा तो उसमें आपका आईएसआई मार्क रहेगा। पौष्टिकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लुई पॉस्चर के द्वारा एक विधि दिया गया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी द्रव्य में अगर सूक्ष्म जीव है तो उसको गर्म करो, खूब गर्म करके फिर ठंडा कर दो, वो सूक्ष्म जीव मर जाएगा। तो सुधा दूध और अमूल दूध जो आप दुकान से खरीद के लाते हैं तो उसको खूब गर्म किया जाता है और गर्म करके फिर ठंडा किया जाता है, तब पैक किया जाता है, तब फ्रिज में रखा जाता है, तब आपके घर तक पहुंचता है वो दुकान के माध्यम से। समझ गए? तो लुई पॉस्चर के द्वारा पौष्टिकीकरण विधि दी गई थी जिसमें हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के बने बनाया गया था, है ना। जो अगर द्रव्य में हानिकारक जीव है उसको मार दो। समझ गए? अब देखिएगा, किण्वन की प्रक्रिया में कौन से सूक्ष्म जीव परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं? तो लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया किण्वन प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इतना याद रखना, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान सवाल पूछा है जी, इतना आसान सवाल आप लोगों को पूछा है भाई, इतना आसान पूछेगा कोई? बताओ। अगला है, खाद्य संरक्षण के लिए फ्रिज का तापमान कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा नहीं, कितना? 4 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। भोजन में बाल, धूल या धातु के टुकड़ों की उपस्थिति किस प्रकार का संदूषण है? तो भौतिक संदूषण है। याद रखना, यह किस प्रकार का? भौतिक संदूषण है। समझ गए? कच्चे मांस और सब्जियों के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड का उपयोग किया जाता है भौतिक संदूषण को रोकने के लिए, है ना। भौतिक संदूषण को यानी प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। भोजन को छूने से पहले हाथ कैसे धोना चाहिए? कितना? ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा, इतना सवाल पूछा है। समझ गए? अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए 5:44 में कर रहे हैं, है ना। सुबह हो गया ना, हम सोए नहीं है।
जैसे कि आप लोग का हिस्ट्री का हुआ, उसके बाद ज्योग्राफी का हुआ, उसी को करते करते 11 बज गया। जब खाना पीना खाते 12 बज गया। जब बैठे हिस्ट्री ज्योग्राफी, नहीं नहीं बोले आपका साइकोलॉजी, उसके बाद होम साइंस, उसके बाद हिंदी, उसके बाद ये सारा चीज़ का आंसर शीट सजाते सजाते जो है 3 बज गया। 3 बजने के बाद फिर हम जो है हल्का सा लेटे, 3:30 बज गया। उठे 3 बजने के बाद फिर आपका कंटेंट जो वीडियो रिकॉर्ड किए वो, मतलब जो साइकोलॉजी का है उसका रिकॉर्ड किए। बोर्ड में प्रॉब्लम आ गया, बार बार लैक ऑफ स्टोरेज कर रहा था। फिर उसको ठीक किए, इसको लग गया हमको ठीक करने में आधा 1 घंटा लग गया। ठीक है, सारा ऐप डिलीट कर दिया बोर्ड का, है ना। लगभग 32 GB स्टोरेज फुल हो गया था, जिसके कारण कोई भी पीडीएफ बंद हो जा रहा था, बंद हो जा रहा था। आप लोग भी देखे होंगे लाइव में। ठीक है, उसको ख़त्म किए, उसको सेट करने में अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी जो है 5:44 हो गया, मतलब सुबह हो गया। चलो, तो इसके लिए मतलब हम ये नहीं कहना चाहते कि हम दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं? अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग को भी इस तरह से मेहनत करनी है। देखिए, एक बच्चा जब नंबर अच्छा लेके आता है, तो बच्चा का तो मेहनत होता ही है, साथ ही साथ जो शिक्षक है उनका भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई बढ़िया से नंबर आए बच्चा का, बस इसलिए मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और बस आप लोग तो 2 महीने के मेहमान हैं भाई। कभी कभी ये बात अब दिल में आती है ना, बहुत ज़्यादा आती है कि 2 महीने के बाद आप लोग नहीं मिलिएगा। खैर छोड़िए। अब देखिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भोजन को छूने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए, समझ गए। अब देखो अगला है, रसोई घर में निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन नहीं करनी पड़ती? बर्तन, फर्श और स्लेब सबका करना पड़ता है, लेकिन खिड़की और दरवाजा का हर दिन नहीं करना पड़ता है। निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ के सड़ने का बाह्य कारक है? तो ये हमारा हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन नंबर हमारा ए लोग हो जाएगा। निम्न में से कौन भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है? भोजन खाने के बाद मन को और पेट को संतुष्टि मिलती है, यही मिलता है आपका मनोवैज्ञानिक कार्य, ये भोजन का है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन वसा प्राप्ति का स्रोत है? घी, मक्खन और तेल, ये तीनों के तीनों वसा के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? कुपोषण का मतलब शरीर का विकास नहीं होना, दुबला पतला शरीर। तो आहार संबंधी अज्ञानता, आहार के बारे में जानकारी नहीं है कि क्या खाने से क्या मिलेगा, कैसे शरीर का विकास होगा, है ना। निर्धनता, गरीबी जो है ना, आदमी को भूखा बना देता है, नंगा बना देता है। जब इंसान के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो खरीदेगा क्या? उसके बाद पौष्टिक भोजन की कमी, ये सभी रीजन से कुपोषण होता है, समझ गए। तो गरीब बच्चे का शरीर इतना दुबला पतला क्यों होता है? ये सारा रीजन के कारण, समझ गए। अब देखो, निम्न में से कौन आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक है? आयु, शारीरिक गतिविधि, आर्थिक स्थिति, सभी के सभी। इतना आसान क्वेश्चन पढ़ाए हैं। आहार आयोजन मिल मतलब आहार आयोजन मिल प्लानिंग के बारे में अच्छा से पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। प्रसव के बाद महिलाओं के लिए व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना क्या लाभ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लाभ है। वजन कम हो जाता है, ऊर्जा में वृद्धि होती है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। तो ये सभी के सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, तो आपका 35 बन गया। तो अब बताइए 35 में आपका कितना बना, है ना। तो 35 में आपका कितना बना, आपको तो पता चल गया होगा कि मेरा क्या होने वाला है एग्जाम में, है ना। तो आप लोग जितने भी नए बच्चे हैं, प्यारे बच्चों, ऐप को डाउनलोड कर लेना, सफल एकेडमी ऐप को। और जो भी पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, 9263 0 246 92 इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना। आपको जो स्पेशल पीडीएफ नोट्स दिए हैं प्रिंट आउट करके पढ़ने के लिए, वो नोट्स कम से कम आप लोग ले लीजिए। मात्र 299 शायद प्राइस रखा गया है टीम के द्वारा। तो आप लोग उसको ले लेंगे और अच्छी से उसको पढ़ेंगे, उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसको करेंगे। और ऐप को डाउनलोड कर लो, सफल एकेडमी ऐप को फ्री में टेस्ट दे दिया गया, वहां जाकर के उसको क्या करो, पढ़ा करो, ठीक है। अब देखिए, परसों के बाद किस तरह के भोजन से बचना चाहिए? फल और सब्जी तो खाना ही चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन खाना ही चाहिए, तला भुना और मसालेदार, अरे भाई नहीं नहीं, ये नहीं खिलाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लोग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नवजात शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषण स्रोत माँ का दूध। नवजात शिशु मतलब जब नया नया बच्चा जन्म लेता है, 0 से 6 माह के बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। माँ के पहला गाढ़ा पीला दूध को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है, इतना याद रखना। नवजात शिशु को कौन से टीके जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है? तो बीसीजी, हेपेटाइटिस, ऑरल, पोलियो वैक्सीन, ये वाला टीका, ये 3 टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका, बीसीजी का मतलब होता है, बीसीजी पढ़ाए थे हम, बीसीजी का मतलब होता है बेसिलाई कालमेट-ग्यूरिन। ये साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने ही ये टीका खोज किया था जो टीबी का बीमारी के लिए प्रयोग होता है। तो इन्हीं के नाम पर इस टीके का नाम रख दिया गया। उसके बाद हेपेटाइटिस भी आपका, हेपेटाइटिस रोग से बचाता है। ओपी, ओरल वेलियो वैक्सीन, यानी ओपीवी, यानी जो ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप जो पिलाने गया था आपको बचपन में आंगन में, ठीक है। तो वो जो है ये बचपन में ही दिया जाता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय ये तीनों डोज दिया जाता है, तीनों इंजेक्शन लगाई जाती है। जन्म के बाद बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? कितना दिन बाद दुगना हो जाता है? तो 4 से 6 महीने में, है ना। बच्चा अगर
2.5 kg से 3 kg है तो 4 से 6 महीने में 6-7 kg का हो जाता है वो, ठीक है। टिबुक टिबुक बढ़ते जाता है उसका वेट, समझ गो। अब देखो ये कितना, मतलब आपको आधार कार्ड नंबर याद है? देखो, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पहचान पत्र का नंबर, ये सब चीज याद होना चाहिए। कहीं देखो पूछ दिया आधार कार्ड नंबर में कितना अंक होता है भाई साहब, हम अपना वाला बताएंगे? नहीं बताएंगे भाई, गलत चीज है ये सब। अपना अपना पर्सनल डेटा नहीं बताना चाहिए। तो उसमें 12 डेटा होता है। मोबाइल फोन नंबर 10 डिजिट का होता है, उसमें 12 डिजिट होता है। समझ गए? चलो अगला सवाल क्या है भाई। अब देखोगे, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा है? तो रेशम है ना, सेरीकल्चर होता है ना, रेशम की कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। तो रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा है। सवाल अगला है कि एक रेडीमेड परिधान, परिधान का मतलब होता है कपड़ा, ये जो पहने हैं, परिधान के लेवल में कानूनी रूप से किसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए? ब्रांड का नाम यानी कंपनी का नाम, देखभाल संबंधी निर्देश, निर्माता या वितरक की जानकारी, ये सभी देना चाहिए। सरकार कहती है कि कोई भी कंपनी अगर सामान बेच रहा है मार्केट में, तो उसका सामान के बारे में पूरा डिटेल्स में उसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, निम्न में से कौन एक जानतब तंतु है? जानतब तंतु मतलब जंतु से प्राप्त तंतु, जंतु मतलब जानवर। कपास वो खेती किया जाता है, पेड़ पौधा है वो। जूट खेती किया जाता है, वो पेड़ है। रेयोन ये तो ये केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। ऊन भेड़ और बकरी के बाल से, तो भेड़ और बकरी क्या है? जंतु है यानी जानतव है, तो ये जानतव रेशा कहलाएगा। समझ गए? अब देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है? जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी लोगों को स्वास्थ्य की स्थिति सही ढंग से नहीं मिल पाती है, सभी लोगों को दवाई नहीं मिल पाता। इतना धरले से जनसंख्या बढ़ा देगा तो इतना मैनेजमेंट नहीं हो पाता है मेडिकल सुविधा। उसके बाद प्रदूषण अगर फैलेगा तो जनसंख्या बीमार पड़ेगा, ये भी दिक्कत है। संक्रामक रोग फैलेगा तो जनसंख्या बीमार पड़ेगा। तो ये तीनों के तीनों भारत में क्या है? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भाई, क्या पूछा है ध्यान से देखो। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम मशीन में आप लोग पैसा निकालने के लिए जाते हैं, है ना, एटीएम कार्ड के द्वारा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना, ऑटोमेटेड टेलर में ऑल टाइम मैंने नहीं, उल्टा पुल्टा मत बोलना ना, ऑल टाइम ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, समझ गए। टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डीपीटी, देखो ये एक इंजेक्शन का नाम है, टीका का नाम है। ये इंजेक्शन 3 गो बीमारी के लिए लगाया जाता है, डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनेस। डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस, समझ गए। तो टिटनेस से बचाव के लिए बच्चों को कौन सा टीका? डीपीटी का टीका, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? 3 रोग के लिए दिया जाता है ये। निम्नलिखित में से अगर पूछेगा परट्यूसिस से बचाव के लिए कौन सा टीका, वही डीपीटी। टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका, वही डीपीटी। डिप्थीरिया से बचाव के लिए कौन सा टीका, वही डीपीटी, क्योंकि 3 बीमारी के लिए वो काम करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाताधारकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो बचत खाता खोलिएगा तो उसमें आपको लोन ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर चालू खाता खोलिएगा तो कोई ब्याज इसमें नहीं मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता है। बचत का मतलब होता है खर्च और बची राशि, खर्च के बाद बची राशि। बचत का फॉर्मूला आपको पता है, बचत का मतलब होता है बचत बराबर आय, आय घटा खर्च, है ना, यही होता है ना आपका बचत। तो यही है, खर्च करने के बाद जो राशि बचती है उसी को बचत कहते हैं। देखो ये 8 क्लास में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, ब्याज दर निकालने वाला फॉर्मूला याद है? निम्न में से कौन मानव संसाधन का उदाहरण है? धन और संपत्ति यह भौतिक संसाधन है। पानी और बिजली यह प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है। ये आपका ज्ञान और कौशल, यानी हम, मेरे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर कौशल है पढ़ाने का, तो ये मेरी क्या होगा? ये मानव संसाधन होगा, समझ गए। ये क्या है? मानव संसाधन है। अब देखिएगा, खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो उत्पादक जो उत्पादन करता है वो है, जो आटा का बोरी सिला है, आटा का बोरी पैक किया, वो किया होगा, या फिर वितरक जो वितरण करता है वो किया होगा, या फिर खुदरा विक्रेता बीच में मिलाया होगा। जो उपभोक्ता है इसका क्या कसूर है? हम लोग उपभोक्ता, हम लोग खरीदते हैं, खरीदने वाले होते हैं, खाने वाले होते हैं हम लोग, तो हम लोग थोड़ी ना मिलावट करेंगे। उपभोक्ता का कोई दोष नहीं होता है मिलावट में। मिलावट कौन करता है? मिलावट राम सब, ये सब प्रोड्यूसर, वितरक और खुदरा विक्रेता, समझ गए। निम्न में से कौन परिधान के चयन को प्रभावित करता? परिधान का मतलब कपड़ा। जो कपड़ा आप खरीदते हैं तो फैशन को भी देखते हैं, कैसा कपड़ा चलता है मार्केट में, कैसा पहनता है लोग, है ना, कटा फटा जीन्स पहनते हैं, वो फैशन निकल गया है। व्यवसाय कौन सा काम से लगे हुए हैं? अगर चिटकबड़ी हैं, एकदम रोड छाप हैं, तो वही कटा फटा पैंट पहन लीजिए। अगर आप सज्जन हैं, बढ़िया टीचर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको उसी तरह का कपड़ा लेना पड़ेगा। मतलब आप व्यवसाय क्या करते हैं उससे आपका कपड़ा का भी निर्धारण होगा, समझ गए। जलवायु, हाँ, अगर आप गर्मी के मौसम में कहिएगा हमको कंबल दीजिए हो, तो क्या कहेगा? हंसेगा कि नहीं। तो जलवायु को देख करके आपको कपड़ा खरीदना है। ये सभी फैक्टर आपके परिधान को क्या करता है? प्रभावित करता है। सवाल अगला है कि अच्छे शिष्टाचार का प्रदर्शन कैसे किया जाता है? शिष्टाचार का मतलब हुआ डिसिप्लिन। अच्छा शिष्टाचार आप कैसे प्रदर्शित कीजिएगा? कोई आएगा शब्दों द्वारा, अच्छा अच्छा बात कीजिए, बढ़िया से बात कीजिए। ऐसा नहीं गए कहाँ रे, कहाँ जाते हो तुम, क्या है जी, ऐसा बात नहीं करना है। इससे आपके शिष्टाचार नहीं प्रदर्शित होते, वो आपका घटिया शिष्टाचार है। हाँ, व्यवहार, आपका व्यवहार और शब्द यानी बोली और व्यवहार से ही आपका पता चलता है कि आप अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है।
है ना, इसी को कहते हैं शिष्टाचार। ये दोनों चीज से आपके शिष्टाचार का प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन वस्त्रों की देखभाल है देखभाल, धोना, इस्त्री करना, मरम्मत करना, ये सभी वस्त्र की देखभाल से संबंधित है भाई। निम्नलिखित किस प्रकार के डिटर्जेंट का उपयोग रेशमी कपड़ों के लिए करना चाहिए। देखिए रेशमी कपड़े काफी हल्का होते हैं, तो हल्का डिटर्जेंट का प्रयोग करो। अगर ज्यादा डिटर्जेंट का प्रयोग करोगे तो उसके धागे कटने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो हल्का डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए। फलों के रस के दाग को हटाने के लिए ठंडा पानी से धोना चाहिए। कौन सा पानी से? ठंडा पानी से जब उसको धो लीजिएगा तो फलों के रस से जो दाग लगता है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। समझ गए? सवाल अगला है, कपड़ों को ड्राई क्लीन क्यों किया जाता है? क्योंकि कपड़ों को धूल हटाने के लिए, पानी और डिटर्जेंट के लिए, कपड़ों को चमकदार बनाने के लिए, कपड़ों को चमकदार बनाने के लिए ड्राई क्लीन किया जाता है। आप लोग जितने भी हैं चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हो बाबू, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सेशन को आप लोग लाइक कर दो और शेयर करना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। समझ गए? अब देखिएगा, कपड़ा धोने के लिए कठोर जल का उपयोग करने से क्या समस्या होती है? तो ये होता है कपड़ा सिकुड़ जाता है, कपड़ा का रंग फीका हो जाता है, साबुन झाग नहीं बनता है, ये सभी समस्या होती है। कठोर जल से अगर कपड़ा धोइएगा, कपड़ा सिकुड़ जाएगा, रंग चले जाएगा कपड़ा का और झाग भी नहीं बनेगा साबुन का। समझ गए? तो ये सभी समस्या होती है। धुलाई से पहले कपड़ों के लेबल को जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है? कपड़ों की कीमत जानने के लिए, कपड़ों का ब्रांड नाम जानने के लिए। भाई कीमत और ब्रांड नाम जब आप खरीदे थे उसी समय जान लिए थे, काहे बेवकूफ बना रहे क्वेश्चन में, है ना? तो हम लोग कैसे करते हैं? धुलाई से कपड़े के लेवल को जांच करना चाहिए, सही धुलाई विधि और तापमान, है ना, ये जांच करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलो, कपड़ों की कीमत जानने के लिए नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से किसका उपयोग कपड़ों से कीड़ों को दूर करने के लिए किया जाता है? सूखा नीम का पत्ती रख दीजिए बीच में, या फिर नेफ्थलीन की गोली, या फिर अखबार का स्याही, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चीज जो है कपड़े के बीच में कीड़ा ना पड़े उसके बीच में रखा जाता है ये सब चीज को, ताकि कपड़ा सुरक्षित रहे। बिहार का प्रसिद्ध शिल्प कला क्या है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है प्रसिद्ध शिल्प कला है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के अलावा भारत में कौन सा अन्य राज्य एप्लिक, है ना, एप्लिक जो कार्य है वो करता है? बिहार में होता है, और एप्लिक के अलावा उड़ीसा राज्य में भी होता है। किस राज्य में? बंगाल के जस्ट दक्षिण साइड में उड़ीसा राज्य में भी ये होता है। निम्न में से किसके द्वारा असीमित खरीदारी की जाती है? तो क्रेडिट कार्ड लेके जाइएगा आप मॉल में, तो आप खरीदिएगा, खरीदिए पूरा एकदम बॉक्स से भर के सामान। तो क्रेडिट कार्ड से आप बहुत सारा खर्च कर सकते हैं, मतलब आपको फायदा होता है क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि उसमें भी छूट दिया जाता है ज्यादा। समझ गए? अब देखिएगा, एक गर्भवती स्त्री को कैसा वस्त्र पहनना चाहिए? यानी अगर पेट में बच्चा पल रहा तो उसको ढीला वस्त्र पहनना चाहिए, बिल्कुल एकदम आराम वाला माहौल में उसको रहना चाहिए। ठीक है? घर को सजाने एवं संवारने की कला को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गृह सज्जा। क्या कहते हैं उसको? होम डेकोरेशन, यानी गृह सज्जा। पढ़े हैं यार, कितना बार पढ़ा है ये सब चीज, ये इसका तो चैप्टर ही 4-5 चैप्टर ही दे दिया आपका। ठीक है? चलो, खेल परिधान की मुख्य गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? तो हल्का, हवादार, नमी सोखने वाला। यानी खेल परिधान जो खिलाड़ी के लिए कपड़ा होता है, तो हल्का होना चाहिए कपड़ा, हवादार होना चाहिए, नमी सोखने वाला कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो लोग खेलते खेलते क्या हो जाता है? पसीना आ जाता है। प्रसव उपरांत, यानी प्रसव होने के बाद, बच्चा का जन्म होने के बाद किसकी देखभाल करना आवश्यक है? तो माँ और बच्चा दोनों का। ऐसा थोड़ा ना कि प्रसव जन्म हो गया बच्चा का, बच्चा को रहने दो रूम में, माँ का देखभाल करो, माँ को छोड़ दो, बच्चा का देखभाल करो। भाई दोनों का देखभाल करना पड़ेगा, कोई भी बच्चा दिमाग लगा सकता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है, शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी गतिविधियां दंडनीय है? तो सार्वजनिक स्थान पर आप सिगरेट नहीं पी सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। ठीक है? सवाल अगला है, स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता होती? कपड़ों की धुलाई में, कपड़े की धुलाई में। और अगर देगा इसके जगह अगर सिंचाई देगा तो सिंचाई टिक लगा देना। किसमें? सिंचाई में। सबसे ज्यादा खेत की सिंचाई में लगता है, फसल की सिंचाई में लगता है पानी, उसके बाद कपड़ों की धुलाई में, उसके बाद उद्योग में नहीं, पहले पहले लगता है खेत की सिंचाई में, उसके बाद उद्योग में, उसके बाद आपका कपड़े धुलाई में। अब देख लेना, ऑप्शन के साथ मैनेज कर लेना, दिमाग काम कर जाएगा। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। समझ गए? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं क्या? दुर्गंध मुक्त, मतलब उसमें कोई गंध नहीं होता है। रोगाणु मुक्त, मतलब उसमें कोई रोग नहीं होता है। साफ और स्वच्छ, मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। तो बताइए आप लोग कि 70 में से आपने कितना बनाया? क्या 70 में से अगर 30 भी बनाए होंगे ना,
तो बहुत बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। मतलब इसी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम सोएंगे भी थोड़ा सा, क्योंकि सुबह 6 बज गया, रात को सो नहीं पाए हैं। आप लोग बस, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो बस आप लोगों से हम कुछ नहीं चाहते हैं। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके दबा के शेयर करो, और दबा के स्टेटस लगाओ हर जगह, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्टिव सेक्शन है, देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव सेक्शन आपका जल प्रदूषण क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, खमीरीकरण क्या है, एल्पिक क्राई क्या है, रजोनिवृत्ति क्या है, एगमार्क क्या है, थायराइड ग्रंथि क्या है, शुद्ध पेयजल के गुण, कला के तत्व, निषेचन, उपभोक्ता शिक्षा, प्राथमिक रंग। अरे भाई साहब, सूक्ष्मजीव प्रोटीन के कार्य, पूरक आहार, शिशु के वस्त्र, सामुदायिक सुविधा, संसाधनों का संरक्षण, विज्ञापन, भारतीय मानक ब्यूरो, ये सब चीज पूछा गया, ठीक है। तो आपका कितना बना, ये चीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं अगला मॉडल पेपर के साथ, और 2-4 सब्जेक्ट का बाकी है उसको जल्दी करा देंगे, फिर हम लोग सिलेबस का क्लास जल्दी करेंगे, क्योंकि सिलेबस का मात्र हिस्ट्री का 2-3 चैप्टर है, बस हो गया। बाकी ग्रामर की और हिंदी व्याकरण की क्लास होगी, बाकी सब चीज का आपका महामैराथन चलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाय, लव यू टू, टेक केयर, टेक केयर। ठीक है, हम सो रहे हैं थोड़ा सा, सोने में भी, सोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा रात जगे हुए हैं आज, वो 6 बज गया पूरा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, लव यू टू, बाय।